नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया कोरोना अपडेट्स और बाजार और मार्केट की 40 खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। सोमवार से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के लिए किराए आसमान पर न पहुंच जाएं, इसके लिए सरकार ने किरायों पर कैप लगा दिया है। आज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने उड़ानें शुरू करने को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। मंत्रालय ने किरायों को रेगुलेट करने के लिए अधिकतम और न्यूनतम किरायों का बैंड बनाया है। जैसे दिल्ली और मुंबई के बीच किराया 3500 से लेकर 10,000 रुपए के बीच होगा। इसमें भी एक शर्त होगी कि 40% सीटें मिड प्राइस बैंड से नीचे बेची जाएंगी, ताकि कंपनियां सारी सीटें ऊंची कीमतों पर न बेच डालें। फ्लाइट में मिडिल सीट को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। विमान मंत्रालय का कहना है कि अगर मिडिल सीट को खाली छोड़ा तो किराया आसमान पर पहुंच जाएगा। मेट्रो से मेट्रो शहर के लिए एयरलाइंस अपनी 1/3 क्षमता के साथ उतर सकते हैं। मेट्रो से नॉन मेट्रो शहर के लिए भी क्षमता 1/3 होगी। बाकी रूट्स पर वो पूरी क्षमता के साथ सेवाएं देंगे। एक जून से देश भर में 100 रूटों पर चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू हो गई है। पहले रेलवे ने सिर्फ नॉन एसी ट्रेनों की बात की थी, लेकिन इन ट्रेनों में एसी और जनरल डिब्बे भी होंगे। रेलवे ने कहा है कि इन ट्रेनों के लिए ई टिकटों की बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए ही होगी। रेलवे स्टेशनों से कोई टिकट जारी नहीं किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक इन ट्रेनों में RAC और वेटिंग टिकट भी उपलब्ध होंगे, लेकिन सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही स्टेशन परिसर के अंदर आने दिया जाएगा। इन ट्रेनों में 73 एक्सप्रेस ट्रेनें, 5 दुरंतो, बाकी जनशताब्दी ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने कहा कि इन ट्रेनों के लिए कोई अनारक्षित टिकट नहीं जारी किए जाएंगे और न ही ट्रेन पर सवार होने के बाद कोई टिकट दिया जाएगा। इन ट्रेनों के लिए काउंटर बुकिंग भी 2 से 3 दिनों में शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है। पीयूष गोयल ने बताया कि रेल विभाग कल से 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर पर टिकटों की बुकिंग शुरू करेगा। इस दौरान ये भी देखा जाएगा कि काउंटर पर बुकिंग शुरू होने पर भीड़ जैसे हालात पैदा नहीं हो। इससे पहले जिन लोगों ने काउंटर बुकिंग की थी, जिनको अब तक रिफंड नहीं मिल पाया, वो रेल काउंटर पर बुकिंग शुरू होने के बाद वहां जाकर रिफंड ले सकते हैं। पीयूष गोयल ने बताया कि कुछ दिनों में और ट्रेनें सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। आज से 100 रूटों पर चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू होनी थी, लेकिन पूर्वोत्तर में चक्रवात की वजह से इंटरनेट की परेशानी के कारण 75 रूटों पर ही बुकिंग शुरू हो पाई। आज सुबह 10 बजे से शुरू ऑनलाइन बुकिंग के लिए 2.5 घंटों में 5 लाख टिकट बिक गए। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की बोर्डिंग स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। सिर्फ उन्हीं यात्रियों को यात्रा की इजाजत होगी। रेलवे ने साफ किया है कि ट्रेन के अंदर कंबल उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा के लिए घर से चादर और कंबल लेकर निकलें। साथ ही सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही फेस कवर या फेस मास्क भी अनिवार्य होगा, नहीं तो स्टेशन में एंट्री नहीं मिलेगी। यात्रियों को ट्रेन के छूटने से 1.5 घंटा पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। टिकट कैंसिल को लेकर रेलवे के सामान्य नियम लागू रहेंगे। मुंबई के कांदिवली में आज एक बार फिर प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों के पास खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश के लिए 3 ट्रेनें जानी हैं, लेकिन जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन है ही नहीं। इसके बाद प्रवासी मजदूरों को धूप में बैठा दिया गया। बाद में पुलिस वाले इन्हें वापस लौटाने लगे। बताया जा रहा है कि रेलवे ने आज सिर्फ 1 ट्रेन चलाई थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने 3 ट्रेन के हिसाब से 5,000 लोगों को बुला लिया। कांदिवली के एक मैदान में लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन जब ट्रेन कैंसिल होने की खबर मिली तो सभी मायूस होकर लौटने लगे। मंगलवार को भी बांद्रा स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ लग गई थी। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना नए मामलों में जबरदस्त उछाल दिखा जा रहा है। देश में कोरोना केसों की संख्या 1,12,000 के पार चल गई है। मरने वालों का आंकड़ा 3,500 के करीब पहुंच गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों के मामले में भारत अब 5वां देश बन गया है। देश में अब भी 63,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है, जो दुनिया में 5वां बड़ा आंकड़ा है। अभी अमेरिका में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है, जबकि उसके बाद रूस और ब्राज़ील देशों का नंबर आता है। ब्राज़ील में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना वायरस के केस में ज़बरदस्त उछाल आया है। भारत में अब कोरोना वायरस के टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब देश में रोज़ाना 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और अब तक 26 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। भारत टेस्टिंग के मामलों में दुनिया में 7वें नंबर पर है।
बीजेपी ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों की सहायता कार्यों का हिसाब किताब राज्य इकाइयों से मांगा है ताकि स्टेट यूनिट के कामों का मूल्यांकन किया जा सके। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मुख्यालय में ये रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर देने को कहा गया है। इस रिपोर्ट में कई सवालों का जवाब देना होगा, जैसे कितने जरूरतमंदों को भोजन दिया गया, कितनों को राशन बांटा, इसके अलावा हर राज्य इकाई ने कितने मास्क या फेस कवर बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पीएम केयर में दान की अपील की थी। हर राज्य इकाइयों को ये बताना होगा कि राज्य के कितने कार्यकर्ताओं ने पीएम केयर में दान किया। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं ने कितने लोगों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया, ये भी बताना होगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी सीएपीएफ की कैंटीन में 1 जून से स्वदेशी सामान बिकने के आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार ने 15 मई को आदेश दिया था कि सीएपीएफ की कैंटीन में 1 जून से सिर्फ स्वदेशी सामान ही बिकेगा। ये सामान खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से खरीदा जाएगा। सरकार के आदेश वापस लेने से भारत में काम कर रही मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेशनल, पेप्सिको जैसी कंपनियों के लिए राहत की खबर है। सरकार के इस फरमान के बाद सीएपीएफ ने सामान खरीद पर रोक लगा दी थी। सीएपीएफ की कैंटीन में सालाना करीब 2800 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। इन कैंटीन से सालाना लगभग 10 लाख कर्मचारियों के परिवारों के लोग जो हैं वो सामान खरीदते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पुलिस वालों पर कहर बरगट उठा है। मुंबई के विक्रोली इलाके में पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना के कारण मौत हो गई, जिससे राज्य में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या 13 हो गई है। राज्य में कुल 1388 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 948 एक्टिव हैं, जबकि 428 इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से 40,000 की ओर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2250 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 24,000 से ज्यादा हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव जी के दिल में अन्नदाता किसान, खासतौर पर महिला और आदिवासी किसानों के लिए बहुत प्यार था, इसलिए वो समय समय पर इन सब के बीच में जाकर सीधे संवाद करते थे और तकलीफों की जानकारी लेते थे। वे मानते थे कि किसान और खेती ही भारत के विकास की असली पूंजी है। कांग्रेस का दावा है कि 19 लाख धान, मक्का, गन्ना पैदा करने वाले किसानों को सीधे 7,500 रुपये खाते में जाएंगे। आज 1500 करोड़ की पहली किश्त जाएगी। उम्मीद है कि भारत सरकार इस अनूठी पहल से सीख लेगी। अब बात बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार चढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स आज 114 अंक और निफ्टी 40 अंक चढ़कर बंद हुए हैं। निफ्टी आज 9100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन बैंक निफ्टी 105 अंक टूटकर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में भी खरीदारी रही। आज सेंसेक्स में 30 में से 16 शेयरों में खरीदारी रही। निफ्टी के 50 में से 30 शेयरों में खरीदारी रही। बाजार के नीचे जो घसीटने वाले थे उनमें बैंक और फाइनेंशियल शेयरों का हाथ रहा। बैंक निफ्टी के 12 में से 8 शेयरों में बिकवाली रही। आज के कारोबार में ऑटो शेयरों ने रफ्तार पकड़ी। ऑटो इंडेक्स 2.5% से ज़्यादा चढ़ा। इसके अलावा आईटी और एफएमसीजी शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। आज के कारोबार में चढ़ने वालों में आईटीसी, हिंडाल्को, एशियन पेंट्स और हीरो मोटोकॉर्प रहे, जबकि गिरने वालों में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी और इंडसइंड बैंक रहे। ऑटो शेयर आज टॉप गियर में रहे। अशोक लीलैंड, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो और आयशर मोटर्स में खरीदारी दिखी। एफएमसीजी में भी जमकर खरीदारी रही। आईटीसी के अलावा जुबिलेंट फूड्स, गोदरेज कंज्यूमर्स और इमामी में तेजी दिखी। मेटल में हिंडाल्को, एमएमडीसी, जेएसपीएल चढ़े। उड़ानों की इजाजत मिलने के बाद हवाई शेयर भी आसमान पर पहुंच गए, लेकिन बैंकों ने आज बाजार का मूड बिगाड़ा। आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक की जमकर पिटाई हुई है। घरेलू उड़ानें शुरू होने की मंजूरी मिलने के बाद आज बाजार में एविएशन शेयरों के पंख लग गए। इन कंपनियों के शेयरों में 14% तक की तेजी दिखाई दी। स्पाइसजेट करीब 5%, इंडिगो 12%, ग्लोबल वेट्रा 14% तक चढ़ा। सरकार ने कल ऐलान किया था कि 25 मई से घरेलू उड़ानें चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। लॉकडाउन के ऐलान के बाद 25 मार्च से उड़ानें बंद हैं। करीब 2 महीने बाद उड़ानों की इजाजत मिलने से शेयरों में तेजी दिखाई दी। निजी एयरलाइंस का इस्तेमाल वंदे भारत मिशन के लिए भी किया जा सकता है।
कल की बम्पर तेजी के बाद आज सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोना करीब 450 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। 47,000 के नीचे फिसल गया। कई देशों में लॉकडाउन खुलने से सोने में ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली दिखी है। हालांकि ग्लोबल लिक्विडिटी कीमतों के लिए सपोर्टिव है। कॉमेक्स में सोना 8 साल के ऊपरी स्तर पर फिसला है और चांदी में भी आज मुनाफा वसूली के कारण दबाव है। एमसीएक्स पर चांदी में करीब 1,000 रुपए से ज्यादा की कमजोरी दिखाई दी। चांदी 48,000 के ऊपर रहने की कोशिश करती नजर आई। कल की गिरावट के बाद आज रुपए में तेजी दिखी। डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे मजबूत होकर 75.60 पर बंद हुआ। इक्विटी मार्केट में तेजी का अच्छा रुपए की चाल पर भी दिखाई दिया। रुपया आज 10 पैसे की मजबूती के साथ 75.69 पर खुला था और पूरे दिन 75.60 75.82 की रेंज में कारोबार करता नजर आया। बेंगलुरु की फार्मा कंपनी स्ट्राइड्स फार्मा को कोरोना की दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी एंटीवायरल ड्रग फैविपिराविर का क्लिनिकल ट्रायल करेगी। कंपनी को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में जोरदार उछाल देखा गया। इससे पहले ग्लेन फार्मा को फैविपिराविर के ट्रायल की मंजूरी दे दी गई थी। ग्लेन फार्मा को उम्मीद है कि ट्रायल के नतीजे जुलाई या अगस्त तक मिलने शुरू हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए राहत की खबर है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स की उन यूनिट्स को लिस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी है जो बंद हो रहे हैं। सेबी के इस फैसले को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 स्कीम्स में फंसे 6 लाख यूनिट होल्डर्स के लिए राहत की खबर के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे उन्हें फुल क्लोजर की बजाय पहले निकलने का मौका मिल जाएगा। सेबी ने साफ किया कि ये निवेशकों के लिए बाध्यता नहीं होगी कि वे इन यूनिट्स में किसी एक्सचेंज के जरिए ट्रेड करें। ये एक विकल्प है जो उन्हें दिया जा रहा है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में सरकार बैंकों के साथ एक अहम बैठक करने वाली है। इस बैठक में सरकार की ओर से हाल ही में दिए गए आर्थिक पैकेजों और सरकारी बैंकों की समस्याओं पर चर्चा हो सकती है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कोरोना संकट से लड़ने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट प्रोडक्ट्स की प्रोग्रेस पर चर्चा होगी। आरबीआई के कोरोना पैकेज में वर्किंग कैपिटल पर विचार किया जाएगा। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के जरिए दिए जाने वाले कर्ज में अतिरिक्त 3 लाख करोड़ का देने का ऐलान हुआ है, जिससे एमएसएमई और दूसरे छोटे कारोबारियों को आसानी से कर्जा मिल सके। एनबीएफसीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए आंशिक कर्ज गारंटी स्कीम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक्स की ओर से दिए जाने वाले कर्जों के इस्तेमाल की समीक्षा भी की जाएगी। सरकार ने स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सरकार ने 3 महीने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की सुविधा दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज में एनबीएफसीज के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम में डिफॉल्ट की गारंटी सरकार उठाएगी। सरकार स्कीम के लिए बड़े सरकारी बैंकों के जरिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएगी। इसमें 5 करोड़ रुपए इक्विटी के तौर पर डाला जाएगा। इस एसपीवी के जरिए स्ट्रेस एसेट फंड लॉन्च होगा। फंड के जरिए सरकार रिजर्व बैंक सिक्योरिटी काम जारी करेगी। जुटाई गई पूंजी को एनबीएफसी में निवेश किया जाएगा। बॉन्ड मेच्योरिटी 3 महीने के लिए होगी। कोरोना संकट को देखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नियमों की समीक्षा की है। सेबी ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए नियमों में ढील दी है। नए नियमों के मुताबिक डिफॉल्ट की स्थिति ठीक होने के 90 दिन से पहले एजेंसियां रेटिंग को रिवाइज कर सकेंगी। दरअसल रेटिंग रिवाइज करने के लिए अब तक 90 दिन का वक्त जरूरी था। इंडस्ट्री ने सेबी से नियम बदलने की गुजारिश की थी। नए नियमों के बाद अब रेटिंग एजेंसियों को इस बात की नीति बनाकर अपनी वेबसाइट पर डालना होगा। चक्रवाती तूफान अम्फान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई है। तूफान ने पश्चिम बंगाल में कम से कम 12 लोगों की तूफान के चलते मौत हो चुकी है, जबकि 5,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि इस तूफान से सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने इसे कोरोना से ज्यादा बड़ा संकट बताया। कई जगहों पर पेड़ और दीवारें गिर गई हैं। इलेक्ट्रिक पोल भी कई जगहों पर तूफान से उखड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये तूफान कोस्टल इलाकों में आया उस वक्त हवा की स्पीड 190 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अम्फान तूफान का असर आज भी दिखाई दिया। कई इलाकों में जोरदार बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली।
नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में आज से आलू प्याज और फलों की मंडी भी खुल गई है। आज मंडी में आलू प्याज की 75 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। सब्जियां, अनाज और मसालों की मार्केट सोमवार को ही खुल गई थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। लोगों की स्क्रीनिंग हुई। मंडी में आने वाले सभी लोगों का तापमान, ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया। इसके बाद ही मंडी में एंट्री दी जा रही है। एपीएमसी में काम करने वाले लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मार्केट को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था। 11 मई से 17 मई तक बंद रहने के बाद 18 मई को एक बार फिर मंडी को खोला गया था। नवी मुंबई में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1364 है, जबकि कोरोना के कारण 45 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में उन डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है जिन्होंने कोरोना संकट के समय अपने मरीजों के लिए दरवाजे बंद रखे। बीएमसी कमिश्नर ने इनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराने का आदेश दिया है। बीएमसी कमिश्नर और वार्ड अधिकारियों के बीच एक बैठक में यह फैसला लिया गया कि गलत डॉक्टर और क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मार्च के अंतिम हफ्ते में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही नर्सिंग होम्स और डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक बंद रखे हैं। बीएमसी ने अब उन्हें अपने क्लिनिक और नर्सिंग होम खोलने, रखने या फिर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर हत्या कर दी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस सोशल मीडिया पर थैंक यू राजीव गांधी कैंपेन चला जा रहा है। कांग्रेस ने एक ट्वीट में लिखा, राजीव गांधी वो व्यक्ति जिसने युवा भारत के नब्ज को महसूस किया और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया। वो आदमी जो युवा और बूढ़े की ज़रूरतों को समझता था और एक और सभी से प्यार करता था। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह को महिला कांग्रेस विंग से निलंबित कर दिया गया है। अदिति सिंह ने उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर हुई बस पॉलिटिक्स को लेकर अपनी पार्टी से सवाल किए थे। अदिति सिंह उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस विधायक हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी से ये भी सवाल किया था कि अगर बसें उपलब्ध थीं तो उत्तर प्रदेश की बजाय राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र क्यों नहीं भेजी गई। अदिति सिंह ने यह भी कहा कि जब उत्तर प्रदेश के बच्चे राजस्थान में फंसे हुए थे तब इन बसों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर अपनी पार्टी के कदम को क्रूर मजाक बताया। अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी की महिला विंग से निलंबित कर दिया है।